हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रेजी स्मार्ट टिप्स के एक और नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको कुरुक्षेत्र हरियाणा का बजट टूर प्लान बताने वाले हैं। ये दोस्तों महाभारत लैंड है। यहीं पर महाभारत का युद्ध हुआ था। यहीं पर अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर मारा गया था। यहीं पर भीष्म पितामह तीरों की शैया पर लेटे थे। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। ऐसी और बहुत सारी कथाएं इस स्थान से जुड़ी हुई हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले वाला वीडियो हमने बनाया था 20 टूरिस्ट प्लेसेज ऑफ कुरुक्षेत्र पर, जिसमें हमने हर एक प्लेस का आपको वर्चुअल टूर दिया था और बहुत ही डिटेल्ड वीडियो था। वो 1 घंटे से भी ज़्यादा का वीडियो था। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं हर एक प्लेस की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए। लेकिन आज का जो वीडियो है ये मेनली इस बात पे है कि आप कुरुक्षेत्र किस तरह से पहुंचे, यहाँ पर कहाँ रुके, कैसे आप 3 दिन के अंदर अंदर कुरुक्षेत्र के सभी 20 टूरिस्ट प्लेसेज को कवर कर सकते हैं, कैसे कम से कम बजट में आप घूम सकते हैं और आपको यहाँ क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, यदि आप अपनी ट्रिप को सही तरीके से प्लान नहीं करते और आपका एक दिन भी एक्स्ट्रा लगता है तो 5 से 10 हज़ार रुपए का खर्चा आपका बढ़ जाता है, प्लस टाइम भी वेस्ट होता है। तो इसलिए जब आप कहीं पे भी जाते हैं तो पहले आपको ट्रिप प्लान जरूर करना चाहिए और उसी पर बेस्ड हमारा ये आज का वीडियो है। इस वीडियो में हम सब कुछ कवर अप करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप कुरुक्षेत्र कैसे पहुंचे। यहाँ पहुंचने के लिए सारे ही मीडियम उपलब्ध हैं। आप बाय रोड यहाँ आ सकते हैं। हम अपनी कार से यहाँ पर गए थे। आप बस से भी यहाँ आ सकते हैं और यहाँ कुरुक्षेत्र में अपना ट्रेन स्टेशन भी है, तो आप ट्रेन के द्वारा भी यहाँ पहुंच सकते हैं। यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो नियरेस्ट जो एयरपोर्ट है वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट पड़ता है, जो कि यहाँ से 95 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। पर बहुत ही जल्दी करनाल एयरपोर्ट भी खुलने वाला है, जो कि यहाँ से केवल 40 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। अब हम बात करते हैं कि अगर आप कुरुक्षेत्र आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको कहाँ रुकना चाहिए। दोस्तों, हम आपको रिकमेंड करेंगे कि यदि आपके पास अपनी कार है तो मेन सिटी से थोड़ा आउटर में आप देखिए, बहुत ही अच्छा आपको रहेगा। क्योंकि सिटी में क्या होता है, भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पे बहुत सारे तीर्थ भी हैं और बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेज भी हैं, इसलिए सिटी के अंदर बहुत हौच पौच रहता है। तो आप थोड़ा सा बाहर लीजिए। हमने भी भद्रकाली टेम्पल से 1 किलोमीटर आउटर ऑन हाईवे ही एक रिजॉर्ट बुक किया था, जिसका नाम है एवरलैंड संजोग रिजॉर्ट, जो कि बहुत ही प्यारा रिजॉर्ट था और बजट में आप लग्जरी फील ले सकते हैं। यहाँ पर हमने 2 रूम लिए थे। यहाँ पर उन्होंने हमसे पर रूम पर नाइट का 1800 रुपीज चार्ज किया था, जबकि देखने में रिजॉर्ट बहुत ही अच्छा है और आपको लगता है कि यहाँ पे चार्जेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि कुरुक्षेत्र में आपको 1500 रुपये तक बहुत बढ़िया होटल्स मिल जाते हैं। तो अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो थोड़ा सा सिटी में बाहर की तरफ आप होटल या रिजॉर्ट लेंगे तो अच्छा रहेगा। और यदि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से यहाँ पर आए हैं तो ब्रह्म सरोवर के आसपास के एरिया में आप होटल देख लें, क्योंकि वहाँ से जो भी टूरिस्ट प्लेसेज हैं आपको लगभग सारे ही टूरिस्ट प्लेसेज आसपास पड़ेंगे, तो आपको ज़्यादा दूरी पर चलना नहीं पड़ेगा। इसके साथ साथ आप यहाँ पर धर्मशाला भी प्रेफर कर सकते हो। उसके लिए ब्रह्म सरोवर के पास में बिरला मंदिर है। बिरला मंदिर की अपनी धर्मशाला है, जहाँ पर आपको 1000 रुपये तक एसी रूम बड़े आराम से मिल जाता है। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारी धर्मशालाएं हैं, तो आप अपने हिसाब से वहाँ पर भी रूम या स्टे का ऑप्शन देख सकते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि कुरुक्षेत्र जाने के लिए सबसे बेस्ट टाइम कौन सा है। तो अक्टूबर से मार्च तक का मंथ यहाँ जाने के लिए बेस्ट है, क्योंकि मार्च के बाद यहाँ काफ़ी गर्म हो जाता है, तो ऐसे में घूमना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ हर साल मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी को गीता जयंती महोत्सव यहाँ पर मनाया जाता है, जो कि जनरली नवंबर के आखिरी हफ्ते से लेकर दिसंबर के पहले दूसरे हफ्ते तक मनाया जाता है। इस साल 2025 में यह महोत्सव 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक मनाया जाएगा। यह महोत्सव ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र में मनाया जाता है और लगभग 1 सप्ताह से 10 दिन तक का यहाँ बड़ा मेला भी लगता है। तो अगर आप इस महोत्सव को अटेंड करना चाहते हैं तो आप नवंबर एंड में यहाँ पर जा सकते हैं, आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब दोस्तों, हम इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ जाते हैं कि 3 दिन के अंदर अंदर आप किस ट्रिप प्लान के बेस पर ये सारे 20 टूरिस्ट प्लेसेज को कवर करेंगे। तो डे 1 की शुरुआत आपको करनी है सुबह के 9 बजे से। थोड़ा सा आपको जल्दी उठना पड़ेगा और आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए और सुबह 9 बजे आप लोग पहुंच जाइए अभिमन्युपुर। दोस्तों, अभिमन्युपुर का पुराना नाम आमीन है और दोस्तों यह स्थान लगभग 10 से 11 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। यहाँ पर अभिमन्यु का टीला है, वहाँ पर एक चक्रव्यूह बनाया गया है जिसमें अभिमन्यु की एक स्टैचू है। यह वही स्थान माना जाता है जहाँ पर अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर उसका वध किया गया था। और इसके पास ही एक सरोवर भी स्थित है जिसे पवित्र सरोवर कहते हैं। इसे सूर्य कुंड भी कहा जाता है और अभिमन्यु कुंड भी कहा जाता है। और सरोवर के आसपास बहुत सारे मंदिर भी बने हुए हैं। तो यहाँ पर आप 1 घंटा बहुत आराम से स्पेंड कर सकते हैं।
इसके बाद दोस्तों आप निकल जाइए दूसरे स्थान के लिए, जो कि है बाणगंगा या फिर भीष्म कुंड। यह अभिमन्युपुर से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है और यदि आप बीच के गांव के रास्ते से जाते हैं तो ये दूरी आपको केवल 9.6 किलोमीटर पड़ती है। तो अगर आप 10 बजे निकलेंगे तो लगभग मैं मानता हूँ 15 मिनट आपको पहुंचने में लगेंगे और आप बाणगंगा पहुंच जाएंगे। ये दोस्तों वह स्थान है जहां पर भीष्म पितामह तीरों की शैया पर लेटे थे और उस समय उन्होंने पानी मांगा था, तो अर्जुन ने तीर मारा था और उससे एक कुंड बना था। उसी कुंड को भीष्म कुंड कहा जाता है, जो आज भी वहां पर विद्यमान है। और भीष्म पितामह के तीरों पर लेटे हुए की यहाँ पर प्रतिमा भी बनी हुई है। साथ ही पांडवों का मंदिर भी यहाँ पर विद्यमान है। इसके अतिरिक्त भी कई सारे मंदिर यहाँ पर विद्यमान है। तो इस स्थान पे भी आप कम से कम आधा घंटा बड़े आराम से स्पेंड कर सकते हैं। और इसके बाद आप निकल जाइए तीसरे प्लेस के लिए, जो कि है ज्योतिसर। ज्योतिसर दोस्तों वही प्लेस है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। दोस्तों यहां पर आप सुबह 10:30 बजे पहुंच जाइए और पूरे ज्योतिसर को एक्सप्लोर करने में आपको लगभग 1 घंटे का समय लगेगा। दोस्तों ज्योतिसर में एक बनियन ट्री है और कहा जाता है कि वही बनियन ट्री है जिसके नीचे श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर एक कुंड भी है और ये काफी सुंदर स्थान है। साथ ही श्री कृष्ण के विश्व रूप की यहाँ पर एक प्रतिमा बनाई गई है, जो कि पूरी मेटल की बनी हुई है और काफी ऊंची है। और कहा जाता है कि इसको बनाने में 3 करोड़ से 5 करोड़ रुपए के बीच का खर्चा आया था। दोस्तों प्रतिमा बहुत ही सुंदर है। इसके अतिरिक्त ज्योतिसर में रात के समय साउंड एंड लाइट शो भी होता है। अब दोस्तों यहाँ पर 1 घंटा एक्सप्लोर करने के बाद आप निकल जाइए कल्पना चावला प्लेनेटेरियम की तरफ, जो कि यहाँ से केवल 2.4 किलोमीटर की दूरी पर ही स्थित है। तो अगर आप सुबह 11:30 बजे यहाँ पर पहुँचते हैं तो आप इस प्लेनेटेरियम को देख सकते हैं, जिसमें अंतरिक्ष के बारे में आपको काफ़ी जानकारियाँ दी जाती हैं। आपको तारामंडल दिखाया जाता है और इसके अतिरिक्त भी यहाँ पर कई सारे अट्रैक्शंस अवेलेबल हैं। दोस्तों कल्पना चावला प्लेनेटेरियम मंडे के दिन क्लोज रहता है, तो इसे विजिट करने में मैं मानता हूँ आपको लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लगेगा। तो अगर आप 11:30 बजे यहाँ पहुँचते हैं तो लगभग 1 बजे तक आप इसको एक्सप्लोर करेंगे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। इसके बाद दोस्तों आप पास में कहीं पे भी अच्छी जगह देख करके लंच कर लीजिए। इसके बाद आप निकल जाइए पनोरमा एंड साइंस सेंटर की तरफ, जो कि कल्पना चावला प्लेनेटेरियम से 5.4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों ये एक बहुत ही प्यारा साइंस सेंटर है और इसके ऊपर वाले फ्लोर में पनोरमा यानी महाभारत पनोरमा को दर्शाया गया है। एक 360 डिग्री हॉल है जिसके अंतर्गत महाभारत के बहुत ही सुंदर चित्र दिखाए गए हैं। पनोरमा एंड साइंस सेंटर में अंदर जाने के लिए 50 रुपीज एंट्री टिकट है और अगर आप एक कंप्लीट टिकट लेते हैं जिसमें साइंस एक्सपेरिमेंट, 3D शो और तारामंडल भी सम्मिलित होता है तो 120 रुपये पर पर्सन का टिकट यहाँ पर पड़ता है। दोस्तों इसके ग्राउंड फ्लोर पर बहुत सारे साइंस के अट्रैक्शंस हैं और बच्चे यहाँ पर बहुत इंजॉय करते हैं। साइंस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं और सीखने को भी मिलती हैं। इसके अतिरिक्त भी ग्राउंड फ्लोर पर बहुत सारे अट्रैक्शंस हैं और यहाँ पर टाइम होता है, एक पर्टिकुलर टाइम होगा, उस टाइम पे आपको साइंस एक्सपेरिमेंट शो के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें 3 से 4 एक्सपेरिमेंट वो साइंस के करके दिखाते हैं। उसके बाद आप 3D शो के लिए जाएंगे, जहाँ पर 20 मिनट की एक 3D फिल्म लॉर्ड कृष्णा और गीता उपदेश पर आपको दिखाई जाती है, जो कि बहुत ही बेहतर है। और फिर तारामंडल का शो होता है। तारामंडल में आप जाते हैं तो एक टेंट के अंदर ले जा करके लेजर शो की हेल्प से आपको तारामंडल का ज्ञान दिया जाता है। तो दोस्तों ये काफ़ी बड़ा है और इसको घूमने में मिनिमम आपको 1.5 घंटे का समय लगेगा। तो आप यहाँ पर अच्छे से विजिट कर लीजिए। उसके बाद साइंस सेंटर के ठीक सामने उसी कैंपस में स्थित है श्री कृष्णा म्यूजियम, तो आप वॉक करके वहाँ जा सकते हैं। और यहाँ पर आपको अंदर जाने के लिए एडल्ट का 30 रुपीज़ का टिकट है और बच्चों के लिए 10 रुपीज़ का टिकट है। दोस्तों ये श्री कृष्णा पर बेस्ड म्यूजियम है और ये इस तरह का पूरे भारत का पहला म्यूजियम है जो पूरे तरह से लॉर्ड कृष्णा को डेडिकेटेड है। यहाँ पर आपको भगवान श्री कृष्ण से संबंधित बहुत सारी वस्तुएं और उनकी लीलाओं के बहुत सारे दृश्य देखने को मिलेंगे। ये म्यूजियम कई सारे फ्लोर पर बना हुआ है और इस म्यूजियम को अच्छे से एक्सप्लोर करने में आपको लगभग 1 घंटे का समय लग जाएगा। यानी यदि आप 3:30 बजे यहाँ पहुँचते हैं तो लगभग 4:30 बजे तक आप इसको एक्सप्लोर कर पाएंगे और इसके बंद होने का समय भी लगभग यही 4:30 से 5 के आसपास ही है। तो 4:30 तक आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। आपको इस तरह से प्लानिंग करके चलनी है, अदरवाइज आपका अट्रैक्शन मिस हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों 4:30 बजे आप यहाँ से निकलिए और आप जाइए दक्षिण मुखी प्राचीन हनुमान मंदिर की तरफ, जो कि यहाँ से केवल 1.1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
और यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई थी, जिसकी वजह से इसे एक चमत्कारिक मंदिर भी माना जाता है। यहाँ पर विशेषकर मंगलवार वाले दिन काफी भीड़ रहती है और ये मंदिर ब्रह्म सरोवर के गेट के ठीक सामने स्थित है। यहाँ पर पार्किंग भी अवेलेबल है। इस मंदिर में हनुमान जी के दर्शन करने के बाद आप चले जाइए बिरला मंदिर, जिसका पूरा नाम बिरला गीता मंदिर है, जो कि यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर केवल 400 मीटर की दूरी पर स्थित है। लेकिन बिरला मंदिर में आपको किसी भी प्रकार का कोई विशिष्ट स्थान पार्किंग के लिए नहीं मिलता। तो यदि आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो अपनी गाड़ी को दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर के सामने जो पार्किंग है वहीं खड़ा करें और पैदल पैदल बिरला मंदिर तक आप चले जाएं। बिरला मंदिर में आपको विजिट करने में, दर्शन करने में आधे घंटे का समय लगेगा, यानी 5:30 से 6 बजे तक आप बिरला मंदिर को अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर लेंगे। उसके बाद बिरला मंदिर से आप वापस आ जाइए प्राचीन दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर तक और वहीं सामने ब्रह्म सरोवर का गेट है। तो अब हम चलते हैं ब्रह्म सरोवर को एक्सप्लोर करने। दोस्तों, ब्रह्म सरोवर कुरुक्षेत्र का मेन अट्रैक्शन है। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने यहीं से सृष्टि की शुरुआत की थी। और दोस्तों, यहाँ जाने का सही समय शाम के समय ही है, जब अंधेरा होने वाला हो, क्योंकि यहाँ पर नाइट में लाइटिंग होती है और ऐसा माहौल बनता है जो कि बहुत ही अच्छा हो जाता है। आरती चलती है, गीता के श्लोक चलते हैं, एक अलग ही वाइब आपको मिलती है। और सबसे खास बात, ब्रह्म सरोवर बिल्कुल साफ है। यहाँ के जो घाट हैं, आपको किसी प्रकार की गंदगी यहाँ पर नहीं दिखेगी। तो बाकी जगहों की अपेक्षा यहाँ पे आपको काफी अच्छा लगता है। और जैसे जैसे अंधेरा गहराता जाता है, यहाँ पे ब्रह्म सरोवर और इसके बीच में बना हुआ मंदिर और भी खूबसूरत हो जाता है। तो दोस्तों, आपको शाम के समय आना है और रात को लगभग 7:30-8 बजे तक आप यहाँ रुकिए। यहाँ पर जो आरती होती है सरोवर में बहुत ही अट्रैक्टिव होती है। आप उसको अटेंड करके तभी यहाँ से जाएं। तो शाम को 7:30 बजे तक आप यहाँ से फ्री हो जाएंगे। उसके बाद आप अपना डिनर कीजिए और जहाँ भी आपका होटल या धर्मशाला या स्टे है वहाँ पे आप आराम कीजिए। दोस्तों, इस प्रकार से हमने डे 1 में टोटल 9 प्लेसेज को कवर किया। अभिमन्युपुर, बाणगंगा या भीष्मकुंड, ज्योतिसर, कल्पना चावला प्लेनेटेरियम, पनोरमा एंड साइंस सेंटर, श्री कृष्णा म्यूजियम, दक्षिण मुखी प्राचीन हनुमान मंदिर, बिरला गीता मंदिर और ब्रह्म सरोवर। अब दोस्तों, आप शुरुआत कीजिए डे 2 की। सुबह पहले ब्रेकफास्ट कर लीजिए और 9:30 बजे आप पहुंच जाइए भद्रकाली मंदिर में। पिछले दिन में हमारा आखिरी स्पॉट था ब्रह्म सरोवर। वहां से भद्रकाली माता मंदिर की दूरी 3.7 किलोमीटर है। दोस्तों, ये एक शक्तिपीठ है और कुरुक्षेत्र का बहुत प्राचीन तीर्थ माना जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि यहाँ पर सती माता के पैर का टखना यानी पैर का हिस्सा एंकल गिरा था और इसीलिए इसे शक्तिपीठ माना जाता है। इसके अलावा इस मंदिर का इतिहास पांडवों से भी जुड़ा हुआ है। इस पर हमने डिटेल अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप वो देख सकते हैं। तो भद्रकाली माता मंदिर काफी बड़ा मंदिर है और यहाँ पर भी आरती देखने लायक होती है। बहुत भीड़ होती है और ऊपर की तरफ माता की गुफा भी बनाई गई है जो शेर के मुंह में से होकर के निकलती है। तो ये मंदिर बहुत ही बढ़िया है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है और सामने ही शनिदेव का मंदिर भी है जो कि बहुत ही खूबसूरत और अट्रैक्टिव है और उसके अंदर भी आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, ये पूरा मंदिर और इसके प्रांगण को एक्सप्लोर करने में आपको मिनिमम 1 घंटे का समय लगेगा। तो यदि आप 9:30 बजे यहाँ पहुंचे हैं तो 10:30 तक आप इसे कवर कर पाएंगे। इसके बाद भद्रकाली माता मंदिर के ठीक सामने है ओपी जिंदल पार्क। भद्रकाली माता मंदिर कुरुक्षेत्र की झांसा रोड पर पड़ता है और ओपी जिंदल पार्क इसके ठीक सामने ही है, यानी आपको केवल सड़क पार करनी है। और ओपी जिंदल पार्क यहाँ का एक बहुत ही खूबसूरत पार्क है। दोस्तों, ऐसी ग्रीनरी है कि आप देखते रह जाएंगे। मैनेजमेंट बहुत अच्छा, सफाई है और आप यहाँ पर आराम भी कर सकते हैं। ठंडी ठंडी हवा चलती है। हम जब गए तब धूप थी, लेकिन उसके बावजूद भी हमें जरा सा भी गर्मी का एहसास नहीं हुआ। पार्क बहुत ही खूबसूरत है और सबसे खास बात यह है कि इस पार्क को अगर आप पूरा पार कर लेते हैं तो इसका एक गेट पीछे की तरफ खुलता है जो कि स्थानेश्वर महादेव मंदिर की रोड पर खुलता है। तो यदि आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है तो आप बड़ी आसानी से पहले भद्रकाली मंदिर विजिट कीजिए, फिर ओपी जिंदल पार्क में आ जाइए। यहाँ पर बच्चों के झूले भी हैं, बच्चे झूले भी झूल सकते हैं, आप आराम भी कर सकते हैं। उसके बाद ओपी जिंदल पार्क के पिछले वाले गेट से आप बाहर निकल जाइए और आप आ जाएंगे स्थानेश्वर महादेव मंदिर की रोड पर। तो इस पार्क को एक्सप्लोर करने में, झूले झूलने और आराम करने में मान लेते हैं आपका 1 घंटा लग गया। तो 11:30 बजे आप इस पार्क से बाहर आ गए स्थानेश्वर महादेव मंदिर रोड पर। अब दोस्तों, इस स्थान से स्थानेश्वर महादेव मंदिर की दूरी 1 किलोमीटर है। आप चाहे तो पैदल भी जा सकते हैं और यदि आपके साथ बच्चे हैं या पैदल नहीं जाना चाहते हैं तो ई रिक्शा भी बड़े आराम से मिल जाता है जो 20 रुपये पर पर्सन के हिसाब से टिकट लेके आपको स्थानेश्वर महादेव मंदिर छोड़ देता है। तो अब आप स्थानेश्वर महादेव मंदिर चले जाएं। दोस्तों, ये कुरुक्षेत्र का बहुत ही प्राचीन मंदिर है और ये कहा जाता है कि ये प्रथम पूजित शिवलिंग है, तो इसलिए इसका बहुत खास महत्व हो जाता है। यहाँ पर एक सरोवर भी है। कहा जाता है इस सरोवर में नहाने से सभी प्रकार के पापों की मुक्ति होती है
और दोस्तों 48 कोस कुरुक्षेत्र जो कि एक धार्मिक रीजन है जिसके अंदर 134 से ज़्यादा तीर्थ स्थान है, ये स्थान इन तीर्थों में से एक है। और ये भी कहा जाता है कि 48 कोस कुरुक्षेत्र के तीर्थों में से यदि आप किसी तीर्थ पर नहा लेते हैं तो लगभग 1000 यज्ञ का पुण्य आपको मिलता है। तो दोस्तों यहाँ के बारे में लोगों में बहुत मान्यता है और यहाँ पर जो शिवलिंग है बहुत ही खूबसूरत है और बहुत अच्छा लगता है, लोगों की बहुत श्रद्धा है, बहुत पूजा पाठ लोग करते हैं। तो आप यहाँ पर महादेव के दर्शन कर लीजिए। इस मंदिर को, इस सरोवर को, इसके आसपास के प्रांगण को एक्सप्लोर करने में आपको लगभग 1 घंटा लग जाएगा। तो यदि आप 11:30 बजे यहाँ पहुंचे हैं तो 12:30 बजे तक आप यहाँ से फ्री होंगे। अब आप चलिए कालेश्वर महादेव मंदिर, जो कि यहाँ से केवल 200 मीटर की दूरी पर यानी कि वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। तो कालेश्वर महादेव मंदिर प्रसिद्ध है क्योंकि रावण ने यहाँ पर भगवान शिव की आराधना की थी और उसने उनसे ये कहा था कि अगर आप मुझे आशीर्वाद देंगे तो इसका कोई साक्षी ना हो। इसीलिए भगवान शिव यहाँ पर बिना नंदी के आए थे। तो एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर भगवान शिव बिना नंदी के विराजमान है और कहा जाता है कि यहाँ पर पूजा अर्चना करने से भय से मुक्ति मिलती है। बहुत सारे लोग यहाँ पर पूजा अर्चना करने आते हैं। तो जो स्थानेश्वर महादेव मंदिर आता है वो कालेश्वर महादेव के भी दर्शन जरूर करता है। इस मंदिर को एक्सप्लोर करने में आपको आधे घंटे का समय लग जाएगा, यानी कि 1 बजे तक आप यहाँ से फ्री होंगे। अब दोस्तों जैसे आप कालेश्वर महादेव मंदिर से बाहर निकलेंगे, राइट हैंड साइड पर है खाटू श्याम मंदिर। अगर आप चाहो तो इस मंदिर के भी आप दर्शन कर सकते हो। इस मंदिर को भी विजिट करने में आपको आधे घंटे का समय लग जाएगा। अब दोस्तों बज चुके हैं 1:30, तो 1:30 बजे आप कहीं पे बढ़िया जगह देख करके लंच कर लीजिए और अब मान लेते हैं 1 घंटा आपको लंच करने में लग गया। इसके बाद आप चलिए नेक्स्ट अट्रैक्शन की तरफ, जो है शेख चिल्ली टॉम्ब, शेख चिल्ली का मकबरा। दोस्तों ये कालेश्वर महादेव मंदिर से केवल 600 मीटर की दूरी पर स्थित है। मैं आपको सारे स्थान इस प्रकार से बता रहा हूं कि आप एक लूप में कवर कर सको। डे फर्स्ट पे मैंने जो आपको बताया वो सारे स्थान एक कैटेगरी में बिल्कुल आसपास हैं। आज जो मैं बता रहा हूँ ये सारे स्थान कुरुक्षेत्र में दूसरी तरफ है और सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अगर आप इसी तरह से ट्रिप प्लान करके चलते हो तो आप अपना बहुत सारा समय बचा लोगे। तो शेख चिल्ली टॉम्ब 600 मीटर की दूरी पे है, मीन्स आप पैदल चल के भी जा सकते हैं और सेम ई रिक्शा भी ले सकते हैं। 10 से 20 रुपए की टिकट लेके आपको वहाँ छोड़ देगा। दोस्तों शेख चिल्ली टॉम्ब बहुत ही खूबसूरत है और इसे ताजमहल ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है क्योंकि ये सफेद संगमरमर का बना हुआ है। यहाँ पर अंदर जाने के लिए आपको 20 रुपीज पर पर्सन के हिसाब से टिकट लेनी होती है, लेकिन यहाँ आप कैश नहीं दे सकते। यहाँ पे इनका एक स्कैन कोड होता है, उसको आप स्कैन करेंगे तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की एक साइट पे रीडायरेक्ट होगा। उसमें आपको अपना आधार नंबर डालना होगा, आधार नंबर यहाँ जरूरी है, और एक आधार कार्ड से आप 4 टिकट परचेज कर सकते हैं। तो जो बुजुर्ग लोग हैं जिन्हें स्मार्टफोन वगैरह चलाने नहीं आते, उन्हें यहाँ पे थोड़ा पेमेंट करने में दिक्कत आ सकती है। कैश का यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है क्योंकि ये जो है ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत ही आता है। यहाँ पर अंदर दोस्तों शेख चिल्ली टॉम्ब है, एक म्यूजियम है, राजा हर्ष का टीला है और पीछे बहुत ही प्यारा ग्राउंड है। बहुत बढ़िया जगह है, यहाँ पे आपको जरूर आना चाहिए। तो शेख चिल्ली टॉम्ब के अंदर जब आप जाएंगे तो ऊपर आपको स्टेयर से चढ़ करके शेख चिल्ली टॉम्ब दिखेगी और वहाँ से चारों तरफ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है कि आप देखते रह जाएंगे। और हवा ऐसी चलती है कि गर्मी का आपको एहसास ही नहीं होता। ये बहुत ही बढ़िया जगह है। उसके बाद जब आप ये पूरा एक्सप्लोर कर लें तो ग्राउंड फ्लोर पे आ जाइए। यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का ही एक म्यूजियम बना हुआ है जिसके अंदर आपको पुरानी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। तो यदि आपको पुरातत्व की चीजों में इंटरेस्ट है तो आपको ये म्यूजियम काफी अच्छा लगेगा। दोस्तों इतना बड़ा है कि यदि आप इसको अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ के म्यूजियम को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ थोड़ी देर बैठेंगे, वीडियोग्राफी करेंगे, रील्स बनाएंगे तो लगभग 2 घंटे का समय बड़े आराम से लग जाएगा। तो यदि आप यहाँ पर 2:30 बजे पहुंचे हैं लंच करने के बाद तो 4:30 आपको यहाँ पर आराम से बच जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आप चलिए नाभि कमल मंदिर की तरफ, जो कि यहाँ से केवल अगेन 600 मीटर की दूरी पर है, यानी वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप पैदल भी जा सकते हैं और ई रिक्शा से भी। नाभि कमल मंदिर भी 48 कोस कुरुक्षेत्र का ही एक तीर्थ स्थल है। दोस्तों बहुत फेमस तीर्थ स्थल है और इसकी भी बहुत मान्यता है। तो अगर आप शेख चिल्ली टॉम्ब में आ रहे हैं तो यहाँ पर भी आप जरूर आएँ। तो 4:30 बजे अगर आप यहाँ पर आते हैं तो लगभग आधा घंटा आपको यहाँ एक्सप्लोर करने में लगेगा और 5 बजे तक आप फ्री हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आप अपने होटल में चले जाएं या फिर कुरुक्षेत्र मार्केट से कोई शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप शॉपिंग कर सकते हैं। आप इसके बाद फ्री हैं और इस डे की जो यात्रा है इसको यहीं समाप्त कर दें। तो दोस्तों इस प्रकार से डे 2 में हमने टोटल 7 प्लेसेज कवर किए। भद्रकाली माता मंदिर, ओपी जिंदल पार्क, स्थानेश्वर महादेव मंदिर, कालेश्वर महादेव मंदिर, खाटू श्याम मंदिर, शेख चिल्ली टॉम्ब और नाभि कमल मंदिर। अब आप शुरुआत कीजिए डे 3 की। डे 3 में हम कुछ ऐसे प्लेसेज को इन्वॉल्व करेंगे जो कि थोड़ा आउटर में हैं। तो डे 3 में शुरुआत हम करते हैं पिपली मिनी जू से। पिपली एक जगह है जो कि कुरुक्षेत्र के पास ही स्थित है। यहाँ पर बस स्टैंड के पास एक मिनी जू है। यहाँ पर आप सुबह 9 बजे पहुँच जाइए।
यह आपको मेन कुरुक्षेत्र से लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा। और दोस्तों इस जू को आप अच्छे से एक्सप्लोर कर लीजिए। इसे एक्सप्लोर करने में आपको लगभग 2 घंटे का समय लगेगा, यानी कि 11 बजे तक आप यहाँ से फ्री हो जाएंगे। इसके बाद आप आ जाइए श्री लक्ष्मी नारायण प्राचीन मंदिर में, जो कि सन्निध सरोवर के पास स्थित है और ये पिपली मिनी जू से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है। तो अगर आप 11 बजे वहां से चलते हैं, ट्रैफिक से जूझते हुए 11:30 बजे तक भी आप यहाँ पहुंचते हैं, तो इस मंदिर में आप दर्शन कीजिए। यहाँ पर काफ़ी सारी सीढ़ियाँ हैं और उन सीढ़ियों को चढ़ करके आपको मंदिर में जाना पड़ता है। मंदिर का काफ़ी पुराना इतिहास है, प्राचीन मंदिर है और मंदिर की काफ़ी मान्यता है। तो यहाँ पर आप भगवान के दर्शन कीजिए। जब आप मंदिर से बाहर आएंगे तो मंदिर के बाहर भगवान शिव की बहुत ही सुंदर प्रतिमा लगी हुई है, आप उनके दर्शन कीजिए। और इसके बाद आप आ जाइए सन्निहित सरोवर में, जो कि लक्ष्मी नारायण मंदिर के ठीक सामने स्थित है। केवल आपको रोड ही पार करनी है। और सन्निहित सरोवर को यहाँ पर लोकल में छोटा सरोवर भी कहते हैं, ब्रह्म सरोवर को बड़ा सरोवर कहते हैं। तो सन्निहित सरोवर जो है, यहाँ पर लोग मेनली पिंडदान वगैरह करने आते हैं और इसकी बहुत मान्यता है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर पिंडदान की क्रियाओं को करने के लिए आते हैं। ये एक सरोवर है जिसके चारों तरफ घाट बने हुए हैं। यहाँ पर स्नान घर भी बने हुए हैं, महिलाओं के लिए अलग से स्नान घर बनाए गए हैं और सरोवर के चारों तरफ बहुत सारे मंदिर भी बने हुए हैं। तो सन्निहित सरोवर को पूरा अच्छे से एक्सप्लोर करने और यहाँ कुछ समय बिताने में लगभग आपको 1 घंटे का समय लग जाएगा। तो अब लगभग 1 बज चुके हैं। यहाँ पर आसपास बहुत सारे लंच ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो 1 बजे आप लंच कर लीजिए, 2 बजे तक आप मान लेते हैं लंच से फ्री हो जाते हैं। उसके बाद आप आ जाइए हरियाणा धरोहर म्यूजियम में। तो 2 बजे आप यहाँ पर पहुंच जाइए। यहाँ पर एडल्ट के लिए जो टिकट है वो 40 रुपीज़ का है, बच्चों के लिए जो टिकट है वो 15 रुपीज़ का है। दोस्तों म्यूजियम बहुत ही बड़ा है और बहुत ही प्यारा है। इसके अंदर देसी साइंस को दर्शाया गया है, हरियाणा के कल्चर को इस तरह से दर्शाया गया है कि आप देखते रह जाएंगे। इतना रियलिस्टिक है कि यहाँ पे जो मूर्तियां बनी हैं ऐसा लगता है कोई सही का व्यक्ति खड़ा है। और बहुत सारे सेल्फी पॉइंट आपको यहाँ पर मिलेंगे। साथ ही आप इंस्टाग्राम वर्दी फोटोग्राफ और रील्स भी यहाँ पर बना सकते हैं। दोस्तों हमें इसके बारे में पता नहीं था कि म्यूजियम इतना बड़ा है, इसलिए हम जब आए तो हमारे पास केवल आधा घंटा ही था इसे एक्सप्लोर करने के लिए। इसीलिए हम आपको इस समय पे इसे बता रहे हैं कि आपको पूरा टाइम मिले, क्योंकि शाम को 4:30 से 5 बजे करीबन ये बंद हो जाता है। ये म्यूजियम सन्निहित सरोवर से 3.3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं तो वो आपको कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर उतार देंगे और वहां से 300 से 400 मीटर आपको पैदल चलना पड़ेगा। और यदि आपके पास अपना व्हीकल है तो आप अंदर तक ले जा सकते हैं, यहाँ पर पार्किंग अवेलेबल है। अब दोस्तों मान के चलते हैं कि 4 बजे तक आप इस म्यूजियम को अच्छे से एक्सप्लोर कर लेते हैं। इसके बाद आप आ जाइए क्रोकोडाइल ब्रीडिंग पार्क, जो कि इस जगह से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह स्थान आपको सबसे ज्यादा दूर पड़ेगा। यहाँ पर क्रोकोडाइल ब्रीडिंग के बारे में बताया जाता है और यहाँ पर आपको बहुत सारे क्रोकोडाइल्स देखने को मिलेंगे। तो यदि आप वाइल्ड लाइफ में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये प्लेस भी आपको काफी अच्छा लगेगा। तो अगर आप 4-4:30 बजे भी यहाँ पहुँचते हैं तो 1 घंटे में आप इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं, यानी कि 5:30 बजे तक आप अच्छे से फ्री हो जाएंगे। 6 बजे तक ये खुला रहता है, तो कोई आपको दिक्कत नहीं है। आप बड़े आराम से 5:30 बजे तक, 6 बजे तक भी इसको घूम सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से डे 3 में हमने कवर किए 5 स्थान: पिपली मिनी जू, प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर, सन्निहित सरोवर, हरियाणा धरोहर म्यूजियम और क्रोकोडाइल ब्रीडिंग पार्क। तो इस प्रकार से टोटल हमने 21 प्लेसेज को कवर किया 3 दिन के अंदर अंदर। अब दोस्तों ये प्लानिंग बहुत जरूरी है। अगर आप प्लानिंग से नहीं चलोगे ना तो इतने सारे प्लेसेज आप 5 दिन में भी ठीक से कवर नहीं कर पाओगे। अब अगर आप एक प्लान बना के चलते हो तो उससे क्या होता है, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसेस कवर हो जाते हैं और आप अच्छे से एक प्रॉपर टाइम दे के एंजॉय भी कर पाते हैं। क्योंकि अगर आपका 1 दिन भी बढ़ जाता है तो आपका काफ़ी खर्चा बढ़ जाता है और टाइम भी खराब होता है। वैल्यू मेनली टाइम की होती है। अब दोस्तों हम इस वीडियो के लास्ट पॉइंट में आ जाते हैं कि यहाँ पर आने में आपका कुल खर्चा कितना रहने वाला है। दोस्तों कुरुक्षेत्र एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको स्टे ऑप्शन काफ़ी रीजनेबल मिल जाते हैं। अगर आप 2 लोग यहाँ पर आते हैं तो 3 नाइट के लिए आप कोई रूम लेते हैं तो आपको बहुत ही बढ़िया रूम 1500 रुपये पर नाइट के हिसाब से यहाँ पर मिल जाएगा, यानी कि 4500 रुपये आपके 3 नाइट्स के हो गए। इसके अलावा यदि आप बढ़िया फूड यहाँ पे लेते हैं, लंच ब्रेकफास्ट डिनर बढ़िया लेते हैं, तो 1500 रुपये 2 लोगों के आप 1 दिन के मान लीजिए। इस हिसाब से 3 दिन के 4500 रुपये आपके ये हो गए। जो लोकल पॉइंट्स हैं अगर वो आपको ई रिक्शा से कवर करने हैं तो लगभग 500 से 600 रुपये आपके ई रिक्शा के हो गए। और जो आउटर पॉइंट्स हैं जैसे कि अभिमन्युपुर हो गया, बाणगंगा हो गया, ज्योतिसर हो गया, क्रोकोडाइल ब्रीडिंग फार्म हो गया, पिपली मिनी जू हो गया, ये सब दूर दूर हैं। तो ऐसे में अगर आप कोई ऑटो बुक करते हैं, कैब बुक करते हैं तो लगभग आपसे 1,500 से 2,000 रुपए के आसपास चार्ज करेगा। इस प्रकार 2 लोगों के लिए 3 नाइट का खर्चा यहाँ पे 11,500 रुपए रहेगा। ये वो खर्चा है जिसमें रहना, घूमना और खाना इन्वॉल्व है। इसके अलावा घर से कुरुक्षेत्र तक आने जाने का जो आपका टिकट होगा वो अलग है, या आप कोई एक्टिविटी में भाग लेते हैं, शॉपिंग करते हैं, वो चीजें अलग है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं
कि इस वीडियो से आपको कुरुक्षेत्र प्लानिंग पूरे तरीके से समझ में आ गई होगी और जल्दी आप ये ट्रिप प्लान करेंगे। आप अपनी कुरुक्षेत्र की ट्रिप कब प्लान कर रहे हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे आगे शेयर कर देना, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर देना। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट टाइम किसी नए टॉपिक के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।